शेंगजिंग ग्रेट डिस्ट्रिक्ट के अंडरग्राउंड डीपेस्ट लैब में एक बहुत ही जाइगेंटिक स्पेस था। अंधेरा ऐसा था कि एटमॉस्फेयर देखकर ही लग रहा था भाई यहाँ रिसर्च कम और फाइनल बॉस का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा चल रहा है। पूरे अंडरग्राउंड एरिया में एक के बाद एक न्यूट्रिशन वैट्स रखे हुए थे। हर ट्रांसपेरेंट कंटेनर लगभग 30 सेंटीमीटर्स लंबा था और उसके अंदर लाइट येलो कलर का न्यूट्रिशन लिक्विड पूरा भरा हुआ था। ऊपर से पाइप्स डायरेक्टली कनेक्टेड थे जिनसे अलग अलग न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली अंडर इंजेक्ट किए जा रहे थे। और ये कोई नॉर्मल साइज लेबोरेटरी नहीं थी। पूरा अंडरग्राउंड स्पेस इतना जाइगेंटिक था कि ग्लास वॉल के दूसरी तरफ देखने पर भी इसका एंड नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे क्रीपी पार्ट अभी बाकी था। उन डार्क सराउंडिंग्स में न्यूट्रिशन वैट्स के अंदर कुछ चीजें हल्की हल्की रिगल कर रही थी। मतलब भाई टैंक के अंदर कुछ हिल रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो एग्जैक्टली क्या है। ये सीन देखकर तो क्यूरियोसिटी से पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। होतू ने उन वैट्स की तरफ एक कोल्ड नजर डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास खड़े मेंग युआनजुन ने आर्म्स क्रॉस किए और बिल्कुल कैजुअली बोला, क्या तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने में मुश्किल लग रही है? फिर जैसे वो सिचुएशन को नॉर्मल बना रहा हो उसने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अभी प्रॉपर ह्यूमंस भी नहीं कहलाए जा सकते। भाई 60,000 एम्ब्रियोज को प्रॉपर ह्यूमंस नहीं है बोल देने से सिचुएशन सडनली नॉर्मल नहीं हो जाती। होतू ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखें खोली। अब उसके फेस पर कोई हेजिटेशन नहीं थी, बिल्कुल काम, कुछ नहीं। फिर उसने सीधा पूछा, यहाँ टोटल कितने हैं? मेंग युआनजुन ने जवाब दिया, लगभग 60,000। 60,000! भाई यहाँ नर्सरी नहीं चल रही थी, पूरा ह्यूमन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक सीरियस रीजन था। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था कि जब ह्यूमन एम्ब्रियो 4 मंथ्स का होता है तब उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटी यानी लिंगजी का रिएक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये था कि 4th मंथ के स्टेज पर इस दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ईथर फ्रैगमेंट्स ह्यूमन एम्ब्रियो के बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। मेंग युआनजुन ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, स्ट्रेंज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बेबीज की स्पिरिचुअलिटी एडल्ट से भी ज्यादा प्योर होती है। मतलब भाई बेबी अभी दुनिया में आया भी नहीं और स्पिरिचुअलिटी में बड़े बड़े एडल्ट्स को ऑलरेडी आउट क्लास कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। इस जाइगेंटिक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के अंदर स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन एम्ब्रियोज क्रिएट किए जा रहे थे। 2 म्यूटेशन एरास के बाद म्यूटेंट्स यानी म्यूटेंट्स दुनिया के हर कोने में मौजूद थे और उनमें बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स की भी कोई कमी नहीं थी। रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्लोन करना और फिर उनसे एम्ब्रियोज की मास प्रोडक्शन करना टेक्निकली इतना डिफिकल्ट नहीं था। असली प्रॉब्लम थी एम्ब्रियोज को जल्दी बड़ा करना। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था कि अगर टेक्निकल मेथड से एम्ब्रियोज को आर्टिफिशियली फास्ट ग्रो या राइपन करने की कोशिश की जाए तो एम्ब्रियो की क्वालिटी बैडली अफेक्ट होती है और अगर प्रोसेस को फोर्स किया गया तो रिजल्ट और भी खराब हो सकता था। ब्रेनलेस बीइंग्स यानी बॉडी तो डेवलप हो गई लेकिन स्पिरिचुअल क्वालिटी जीरो। बिल्कुल ऐसा जैसे कंप्यूटर असेंबल तो कर दिया लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भूल गए। ये बेसिकली खोखले शेल्स होते थे, ऐसी बायोलॉजिकल बॉडीज जो स्पिरिचुअल क्वालिटी अक्वायर ही नहीं कर पाती थी। इसीलिए नेचुरल नर्चरिंग का मेथड ही यूज करना पड़ता था और अभी तक 4 मंथ्स का ड्यूरेशन सबसे फास्ट मेथड था जिसमें स्पिरिचुअल पावर वाली एम्ब्रियो सक्सेसफुली डेवलप की जा सकती थी। लेकिन होतू के दिमाग में सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा था, उसके पास इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक और रीजन था। होतू ने सामने वाली ग्लास वॉल पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, जब मैं किनलिंग माउंटेन्स के नीचे गई थी तब मेरी मुलाकात ड्रैगन्स के एक एल्डर से हुई थी। उस एल्डर ने उसे एक हिडन वार्निंग दी थी। उनके अकॉर्डिंग 6th जनरेशन ह्यूमंस के पास दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन में एक ऐसा एडवांटेज था जो फिलहाल किसी और के पास नहीं था। होतू के लिए ये बात तब से दिमाग में अटकी हुई थी। वापस आने के बाद उसने सोचना शुरू किया, आखिरी वो एडवांटेज क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं? और आंसर ढूंढने के लिए होतू ने हिस्ट्री को खोदना शुरू किया। नॉर्मल हिस्ट्री नहीं बल्कि वो सुपर एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी जिनका मेंशन तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं था। फिर उसे ब्लैक ड्रैगन की कही कुछ स्टोरीज याद आईं। ब्लैक ड्रैगन ने बताया था कि जब डूम्सडे आया था तो अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए ड्रैगन्स के बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी थी और उनकी सैक्रिफाइस्ड लाइव्स इवेंचुअली उस पावर का पार्ट बन गई थी जो ड्रकर मेगा गॉड को सप्रेस कर रही थी। यानी कुछ रेसेस के लिए अपनी जान देना भी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का पार्ट था। होतू ने थोड़ा सा स्माइल किया और अपना सर हिला दिया। फिर उसने एक बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा, तो आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? और यहाँ से कन्वर्सेशन सडनली और डार्क हो गई। होतू के अकॉर्डिंग क्रिएटर ने ह्यूमंस को सिर्फ एक टूल के तौर पर बनाया है। अगर क्रिएटर ह्यूमंस को टूल के रूप में यूज कर सकता है तो फिर ह्यूमंस को भी खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत नहीं है। और इसी लॉजिक से होतू ने कहा, तो क्यों ना हम खुद ह्यूमन बीइंग्स को ही एक टूल के तौर पर यूज करें? भाई फिलॉसफी से सीधा ह्यूमन फार्मिंग पे जंप कर रहे हैं।
मेंग युआनजुन ने होतू की तरफ देखा और सीरियस टोन में एक्सप्लेनेशन दिया। उसके अकॉर्डिंग करंट जनरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो क्रिएटर के रूल से कंप्लीटली बाउंड नहीं है। ह्यूमंस अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इसी बग जैसी एबिलिटी का यूज करके ईथर फ्रैगमेंट्स एक्वायर किए जा सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली मास्टर कर ली तो मैसिव अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट की जा सकती है और स्पिरिचुअल पावर जितनी ज्यादा उतने ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस। सिंपल। पास्ट के नॉर्मल पीसफुल एरा में अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करता तो दुनिया इसे एक मैसिव सिन और मोरालिटी के अगेंस्ट क्राइम मानती, लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। ये केओटिक एरा था। किसी को नहीं पता था कि दुनिया पर नेक्स्ट डिजास्टर कब टूट पड़ेगा। किसी को नहीं पता था कि ह्यूमन रेस कब एक्सटिंक्शन के एज पर पहुंच जाएगी। तो उनके लिए लॉजिक सिंपल था, अगर ह्यूमैनिटी अपने घर और अपने लोगों को बचाने के लिए कोई मेथड यूजफुल हो सकता है तो उस मेथड को ट्राई किया जाएगा। लेकिन होतू के पास अब भी एक फाइनल कंसर्न था। ये एम्ब्रियोज अब सिर्फ बायोलॉजिकल शेल्स नहीं रहे थे, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। अगर उनकी स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब की गई तो होतू के हिसाब से ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये पाप होगा। उसने कहा, मरने के बाद तो सीधे हेल में जाना पड़ेगा। मेंग युआनजुन ने होतू की तरफ गहरी नजरों से देखा। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल सीरियस साइलेंस रहा और फिर उसने ऑलमोस्ट प्लेफुल टोन में कहा, डजंट मैटर, बस डजंट मैटर। भाई साहब ने मोरालिटी का पूरा चैप्टर सुना, पाप, हेल, पनिशमेंट सब डिस्कस हुआ और फाइनल आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सिचुएशन का फाइनल समरी ये था, ह्यूमैनिटी को बचाना है, ईथर फ्रैगमेंट्स चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए और अगर इस प्रोसेस में हेवन नाराज हो गया तो मेंग युआनजुन का रिस्पॉन्स सिंपल है, हेवन को भी देख लेंगे। होतू ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, ये दुनिया क्या किसी हेल से कम है? मुझे पावरफुल बनना है और हर चीज को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे मैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उधर जैसे ही बड़े रीजन्स को ज़ैंग यी की विक्ट्री के बारे में पता चला, हर तरफ खुशी और एक्साइटमेंट का माहौल बन गया। पोस्ट अपोकलिप्स के बाद इसे हुआशू कंट्री की सबसे शानदार विक्ट्रीज में से एक माना जा रहा था। इस विक्ट्री ने सिर्फ हुआशू कंट्री की रेप्यूटेशन ही नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिग्नल दे गया था कि ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट करना कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन ज़ैंग यी ने तुरंत सभी को वार्न किया, मैं चाहता हूं कि ये बात फिलहाल हमारे बीच ही रहे, इस इंफॉर्मेशन को बाहर लीक मत करना। लू या, हान शानजे और बाकी लोग ज़ैंग यी की बात सुनकर थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए। लू या ने तुरंत पूछा, क्यों? ये तो इतनी बड़ी विक्ट्री है, हमें इसे ओपनली अनाउंस करना चाहिए ताकि बाकी कंट्रीज को भी हमारी एक्चुअल पावर का पता चले। इसके बाद कोई हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि ये बाकी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के लिए भी एक वार्निंग बन सकती है ताकि वो हमसे दूर रहें। लेकिन ज़ैंग यी ने अपना सर हिलाया। उसके लिए सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। तुम लोग चीजों को बहुत सिंपल समझ रहे हो। अगर ये मैटर बाहर एक्सपोज हो गया तो इसका मतलब होगा कि हमने अपनी स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के सामने रिवील कर दिया है। वुल्वान एम्पायर अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस में सिर्फ एक सिविलाइजेशन है और मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन भी नहीं है। अभी सिचुएशन कंप्लीटली क्लियर नहीं है, इसलिए हमें लो प्रोफाइल रहना होगा। अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ अननेसेसरली एक्सपोज कर दी तो फ्यूचर में हम खुद एक इजी टारगेट बन सकते हैं। ज़ैंग यी की थिंकिंग वैसे भी बाकी लोगों से काफी ज्यादा डीप थी। जब उसने ईहन ट्राइब की सिविलाइजेशन की एक्चुअल पावर देखी थी, तभी उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में ऐसी काउंटलेस एग्जिस्टेंसेस मौजूद हो सकती हैं जो ह्यूमंस के लिए किसी गॉड से कल नहीं। और अभी तक जो पावरफुल सिविलाइजेशंस नोन थी, उनमें ईहन ट्राइब और किंडलिंग ड्रैगन सबसे मिस्टीरियस थे। इन दोनों की एक्चुअल पावर को एक्यूरेटली मेजर करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ज़ैंग यी ने अभी अलग अलग मेथड्स का यूज करके ज़ेंग लू को किल करने में सक्सेस हासिल की थी। लेकिन इस विक्ट्री के बाद किंडलिंग ड्रैगन्स के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और फियर कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि बाई लॉन्गजी यानी व्हाइट ड्रैगन ने सिर्फ 2 अटैक्स में ज़ेंग लू को काट कर गिरा दिया था। और सबसे स्कैरी बात, ज़ेंग लू की पावर ऑलरेडी 52,000 पॉइंट्स के लेवल पर थी। तो अगर बाई लॉन्गजी ने उसे इतनी आसानी से डिफीट किया था तो सिंपल कैलकुलेशन से उसकी पावर कम से कम 60,000 पॉइंट से भी ऊपर होनी चाहिए थी। और ये सिर्फ एक ड्रैगन था। किंडलिंग ड्रैगन ट्राइब के बाकी मेंबर्स की पावर कितनी टेरिफाइंग होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ड्रैगन्स को हुआशू कंट्री की लैंड, रिसोर्सेज या टेरिटरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका कॉन्फिडेंस और कंपोजर वुल्वान एम्पायर से भी कहीं ज्यादा हाई था। इससे ज़ैंग यी को एक और डेंजरस कंक्लूजन मिला। किंडलिंग ड्रैगन्स की सिविलाइजेशन का लेवल वुल्वान एम्पायर से शायद बहुत ज्यादा एडवांस्ड है
और अगर दुनिया में एक ईहन ट्राइब और एक किनलिंग ड्रैगन एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर ऐसी कितनी और एंशिएंट सिविलाइजेशंस इस प्लैनेट पर छिपी हुई होंगी? इसका आंसर किसी के पास नहीं था, और शायद ज़ैंग ही को भी अभी तक इसका अंदाजा नहीं था कि वो जिस दुनिया में सरवाइव कर रहा है वो उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा वास्ट और डेंजरस थी। ज़ांग ही हमेशा से कॉशियस और लो प्रोफाइल रहने वाला इंसान रहा है। जब तक जान पर ना बनाए, वो ये पसंद करता है कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करें, बजाय इसके कि वो अपनी पूरी पावर सबके सामने एक्सपोज कर दे। वुलवान एम्पायर पर यह एक्सपेडिशन यानी अटैक भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन ऐसी स्टेज पर पहुंच गया था जहां या तो वो मरते या फिर हम, यानी वॉर करना ही पड़ता। लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद भी वो ये नहीं चाहता था कि हुआसू कंट्री की हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा शो ऑफ करें। ज़ांगी का ये एक्सप्लेनेशन सुनकर सभी लोग तुरंत समझ गए। हान संजे ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, सही है भाई मेरे केओस ब्रो, आपकी सोच हमेशा कितनी परफेक्ट होती है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आपको जो भी काम करना हो बस मुझे ऑर्डर दे देना, मैं पूरी गारंटी के साथ आपका काम 100% परफेक्ट करूंगा। हान संजे ने अब ज़ांगी को बुलाने का तरीका भी बदल दिया था। पहले वो उसे भाई यानी यंगर ब्रदर या जूनियर बोलता था, लेकिन अब वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए उसे बड़े भाई यानी ब्रो कहना शुरू कर दिया था। ये बंदा भी काफी समझदार था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि आज का ज़ांगी अब उस लेवल पर नहीं है जिसका मुकाबला किया जा सके, इसलिए अब सिर्फ उसे दूर से देखकर ही रिस्पेक्ट की जा सकती थी। कम्युनिकेशन चैनल के अंदर मंग युआन जुन ने हंसते हुए एक सवाल पूछ ही लिया, कियोस भाई, क्या मैं एक एक्स्ट्रा बात पूछ सकता हूँ? अब जबकि हमने वुलवान एम्पायर को डिफीट कर दिया है, तो हमें जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर मिले हैं, लूट या रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा होंगे, राइट? ये सुनते ही बाकी रीजन्स के हाई ऑफिशियल्स का ध्यान तुरंत इस तरफ खिंच गया। यहाँ तक कि साउथ वेस्ट रीजन के बिल्कुल ज़ेन स्पिरिचुअल रहने वाले ज़ांगजू ब्रदर्स ने भी अपनी आंखें खोलकर इस तरफ देखा। इस मिलिट्री ऑपरेशन में लगभग सभी रीजन्स ने अपने घर की तिजोरी लगभग खाली करके ज़ांगी को वॉर में सपोर्ट किया था। अब केक कट करने यानी शेयर लेने का वक्त आ गया था, तो भाई भाई का हिसाब साफ करके सभी लोग अपने हिस्से का इंतजार कर रहे थे। ज़ांगी ने अपने होठ पर हल्की सी स्माइल लाते हुए कहा, आप लोग फिक्र मत करो, यहाँ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। मैं आपके कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज के हिसाब से आपको आपका बनता हुआ शेयर या रिसोर्सेज डिवाइड करके दे दूंगा। बस आपके इतने कहने से ही हमारा दिल खुश हो गया। केओस, आगे से जब भी ऐसी कोई भी एक्शन होगी, हम सब हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। सभी लोग ज़ांगी की पर्सनालिटी को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि वो ज़ांगी से एग्जैक्ट परसेंटेज या शेयर के लिए बहस करे। आखिरकार इस पूरी वॉर में ज़ांगी की तिएन हाई सिटी टीम ने कम से कम 95% एफर्ट डाला था। बाकी सभी का कंट्रीब्यूशन तो बस सोने पर सुहागा जैसा था। इसलिए जब कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो उन सब का टोटल शेयर मिलाकर भी उतना नहीं होगा जितना अकेले ज़ांगी ने अपने पास रखा है। लेकिन किसी के दिल में भी कोई अनफेयरनेस या जेलसी फील नहीं हो रही थी। जब पावर का गैप इतना बड़ा हो तो पावरफुल इंसान अपनी उंगलियों के बीच से जो थोड़ा सा भी दे देता है, लोग उसे एक ब्लेसिंग यानी बड़ा तोहफा मानते हैं। आगे चलकर भी तो उन्हें ज़ांगी के बड़े बड़े हाथों का सहारा चाहिए था। ये डिस्कशन बहुत पीसफुली और स्मूथ तरीके से सेटल हो गई और कोई भी नेगेटिव फीडबैक या कंप्लेंट नहीं आई। वॉर खत्म होने के बाद ज़ांगी ने तिएन हाई सिटी की टीम को पहले ही वापस भेज दिया था और उन्हें क्लीन अप एक्टिविटीज में शामिल नहीं किया था। जैसे ही फैटी यूसु यानी सू पंगजा वापस आया, उसने अपनी पीठ पर एक फूला हुआ बड़ा सा ट्रैवलिंग बैकपैक लटका रखा था जो लगभग उसके खुद के साइज जितने लग रहा था। बॉस, आपने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया? मैं आपको बता रहा हूँ, ये वुलवान एम्पायर सच में बहुत एडवांस्ड है। यहाँ तक कि इनकी फिगरिन्स यानी हैंड बेस्ड टॉयज या स्टैचूज भी इतने हाईटेक हैं कि बिल्कुल रियल ह्यूमंस जैसे लगते हैं। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, सही है, जहाँ भी सिविलाइजेशन होती है वहाँ एनिमे या सब कल्चर जैसी चीजें जरूर होती है। लोगों को बिजी रखने वाली और एंटरटेनमेंट देने वाली ये कल्चर हर एडवांस सिविलाइजेशन की बेसिक जरूरत होती है। ये सुनकर ज़ांगी की आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। लिजर्ड्स के फिगरिन्स भी तो लिजर्ड्स के जैसे ही दिखते होंगे, तुम्हें अचानक इस चीज में कैसे इंटरेस्ट आ गया? उसने अपनी चिन को रब करते हुए एक सस्पिशियस नजर से फैटी यूसु के पीछे लटके हुए बड़े से बैकपैक की तरफ देखा। और अगर तुम टॉयज कलेक्ट कर रहे हो तो उनका साइज भी तो तुम्हारे मैचिंग नहीं होगा ना? फैटी यूसु ने फौरन आर्ग्यू करते हुए कहा, मैं तो बस क्यूरियस था, थोड़ी रिसर्च कर रहा था। इंसान वही है जो पढ़े और सोचे। पढ़ना और ना सोचना बेकार है, सोचना और ना पढ़ना खतरनाक है। लर्निंग विदाउट थॉट इज लेबर लॉस्ट। जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए बॉस। फैटी यूसु ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कोट चिपका दिया। ज़ांगी ने हल्का सा हंसकर अपना हाथ झटक दिया। ठीक है, जो मर्जी आए करो। टीम के बारी बारी बाकी मेंबर्स भी वापस लौट आए। उन सभी को बिल्कुल सेफ और बिना किसी इंजरी के देखकर ज़ांगी ने खुशी से सर हिलाया और एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई।
सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और सभी लोग ठीक ठाक हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बैटलफील्ड पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो हमेशा अपनी टीम के मेंबर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज और प्रोटेक्शन देता था ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। अंकल यू के कपड़ों पर डार्क ग्रीन कलर का लिजर्ड मैन का खून लगा हुआ था। उन्होंने थोड़ा एक्साइटेड और अनबॉदर्ड टोन में ज़ैंगी से कहा, ज़ैंगी, मैं तो अभी पूरी तरह फाइट एंजॉय कर ही रहा था, फिर तुमने अचानक हमें वापस क्यों बुला लिया? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था क्या? ज़ैंगी अपने गोल्डन थ्रोन पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा रखा था। हल्की सी स्माइल के साथ बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि वुल्वान एम्पायर के ज्यादातर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज मैंने पहले ही अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन बाकी रीजन्स के म्यूटेंट्स को भी थोड़ा टेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए बैटलफील्ड क्लीन अप का काम उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। ज़ैंगी की ये बात सुनकर सभी ने सर हिलाया और समझ गए, ओए ज़ैंग, इस बार हमने टोटल कितना माल इकट्ठा किया है? क्या मुझे एक बार देखने को मिल सकता है क्या? देंग शंतोंग की आंखों में अजीब सी क्यूरियोसिटी और चमक रही थी। एक जबरदस्त और खतरनाक वॉर जीतने के बाद वो सभी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गेम का हार्ड लेवल क्लियर करने के बाद क्लियर रिवॉर्ड्स देखने के लिए एक्साइटेड होता है। ज़ैंगी ने सभी की तरफ देखा। सभी की आंखों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया और उसने बड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहा, तुम सभी को अपनी जुबान पे ताला लगाना होगा। यहाँ से जाने के बाद ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। उसने खास तौर पर देंग शंतोंग की तरफ देखा। ओल्ड देंग, इसमें तुम्हारे अंकल देंग तेनवांग भी शामिल हैं, उन्हें भी मत बताना, क्लियर है? देंग शंतोंग की आंखें थोड़ी और बड़ी हो गईं। इसका मतलब ये है कि ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर इतनी ज्यादा और वैल्यूएबल है जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, राइट? ज़ैंगी ने सर हिलाया, बिल्कुल सही। देंग शंतोंग की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने आगे बढ़कर अपने हाथ फैलाया और कहा, ओल्ड ज़ैंग, तुम तो जानते ही हो ना, मैं हमेशा से तुम्हें अपना सगा भाई और सबसे करीबी दोस्त मानता आया हूँ। ज़ैंगी का चेहरा थोड़ा सा ट्विच हो गया। बस, अब ज्यादा नौटंकी मत करो, हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ज़ैंगी की नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर घूम गई। वहां खड़े सभी लोग उसकी अपनी टीम के मेंबर्स थे। देंग शंतोंग तो बस आधा आउटसाइडर जैसा था और एक नई मेंबर ब्लू बर्ड यानी किंग नियाओ ली यांग यांग भी वहां मौजूद थी। ज़ैंगी की नजर कुछ देर के लिए ली यांग यांग पर रुकी। ली यांग यांग ने जब ये देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा यहाँ रहना कंफर्टेबल नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो सकती हूँ, जरूरत नहीं है। ज़ैंगी ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और काम टोन में कहा, जिस पर भरोसा करो उस पे शक मत करो और जिस पर शक हो उसे काम पर मत रखो। तुम अब हमारी टीम का एक हिस्सा हो, इसलिए तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। असल बात तो ये थी कि इस मैटर को शेंगजिंग ग्रेट डिस्ट्रिक्ट से छुपाने की भी कोई खास जरूरत नहीं थी। अगर ली यांग यांग ये सब शेंगजिंग के लोगों को बता भी देती तो वो लोग क्या ही उखाड़ लेते। यहाँ तक कि अगर ज़ैंग ही उन्हें एक सिंगल छोटी सी चीज भी ना देता तब भी शेंगजिंग के लोग चुपचाप अपना गुस्सा पीकर रह जाते। उनकी औकात नहीं होती कि वो सामने आकर कुछ कह सकें। बेशक ज़ैंग ही भी बिना प्रिंसिपल वाला इंसान नहीं था। उसने यांग शिनशिन को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो सारी लिस्ट डिस्प्ले करे। मीटिंग रूम के बीच में एक बड़ा सा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन शो होने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोग वुल्वान रेस की यूनिट्स और मेजरमेंट्स को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटा दिखाया गया तो सभी को एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई। वुल्वान एम्पायर से जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज कलेक्ट किए गए थे वो एक बेहद बड़ा और अनइमेजिनेबल एस्ट्रोनॉमिकल नंबर था। मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स का अक्यूमुलेशन और साथ ही वो सारे स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स जो उन्होंने डूम्सडे के बाद वर्ल्ड पर रूल करने के लिए बचा कर रखे थे, वो सब के सब अब ज़ैंग यी के हाथों में आ चुके थे। उसके उस विशाल और इनफाइनाइट डिफरेंट डायमेंशन स्पेशल स्पेस के अंदर ये सभी चीज़ें शांति से रखी हुई थी। जैसे जैसे ज़ैंग यी ब्लैक बिशप लेवल पर प्रमोशन हासिल किया, वैसे वैसे उसके स्पेस का एरिया भी और ज़्यादा बड़ा हो गया। उसे बस अपने स्पेस का एक छोटा सा कॉर्नर चाहिए होता है और अपने वेयरहाउस मैनेजर वाले स्किल्स का यूज़ करके वो माउंटेन्स की तरह उन सारी रिसोर्सेज को परफेक्टली अरेंज कर देता है। अगर वो सारी रिसोर्सेज ज़मीन पर एक साथ ढेर करके रख दी जाएं, तो पता है कैसा नज़ारा होगा। अगर उन अनडग्ड एनर्जी क्रिस्टल माइंस को भी मिला लिया जाए तो वो कम से कम आधे किनलिंग माउंटेन रेंज जितना बड़ा ढेर बन जाएगा। ओए मेरे केओस सुप्रीम, दंग शंतोंग का अब तक का तकिया कलाम ही बदल चुका था। वो दौड़कर ज़ैंग यी के पास आया और अपनी इज्जत की परवाह किए बिना सीधा ज़ैंग यी का पैर पकड़कर लटक गया। तुम अब बहुत बड़े अमीर बन चुके हो, तो अब मेरे जैसे पुराने दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट और प्रमोट करना तो बनता है ना।
दंग शनटोंग की आंखें चमक रही थी और उसे अपनी इमेज की जरा भी फिक्र नहीं थी। यहाँ तक कि हुआशे कंट्री के जनरेशन से रिच और पावरफुल फैमिली का वो रॉयल प्रिंस भी ज़ैंग यी के सामने एक भिखारी की तरह गरीब लग रहा था। ज़ैंग यी ने जब देखा कि दंग शनटोंग ने उसका पैर पकड़ लिया है तो उसके हाथ पैर पर गूज़बम्स खड़े हो गए। उसने फौरन अपना पैर हिलाकर उसे किक करके हटाने की कोशिश की। ओए ओए ओल्डंग, थोड़ी तो शर्म करो, अपनी इमेज का ख्याल रखो। कौन सी इमेज? अब से मैं बस आपके साथ ही रहने वाला हूँ। हे सुप्रीम लॉर्ड, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मैं सपने में भी यही चाहता हूँ। हु। दंग शनटोंग ने एकदम बेचारी नज़र से ज़ैंग यी की तरह देखा। अब तो आप इतने अमीर हो गए हो, क्या आप मेरे बारे में सोचकर मेरी पावर को अपग्रेड करने में हेल्प नहीं कर सकते? दंग शनटोंग ने आखिरकार अपने दिल का सबसे बड़ा मकसद बता ही दिया। अर्लांग स्यान सेंगशेंग जनगुन दंग शनटोंग हुआशो कंट्री के माइथोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पॉपुलर और टॉप टियर कोड नेम्स में से एक होने के बावजूद उसकी पावर का लेवल काफ़ी एम्बैरेसिंग था। जितने टाइम में बाकी पावरफुल लोग अवेकन हुए थे, वो शुरुआत के टाइम का हुआशो कंट्री का टॉप क्लास म्यूटेंट था, लेकिन आज भी वो सिर्फ एक वाइट चैरियट लेवल का म्यूटेंट ही बनकर रह गया था। जब उसने अपने आसपास के पुराने दोस्तों को देखा, जैसे वो मोटा फैटी युक्सू जो कभी एक आम सा ग्यामा लेवल का म्यूटेंट था, उसे भी ज़ैंग यी ने रिसोर्सेज का ढेर लगाकर इतना पावरफुल बना दिया, तो क्या वो इस बात पर जेलस या परेशान नहीं होगा? बाकी सबको तो वो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जब फैटी युक्सू जैसे फैट गाय को ज़ैंग यी ने इतना आगे बढ़ा दिया, तो क्या वो दंग शनटोंग आगे नहीं बढ़ सकता? ज़ैंग यी ने नीचे झुककर दंग शनटोंग की तरफ देखा। सच कहें तो पता ही नहीं चला कि उन दोनों को आपस में मिलते हुए 3-4 साल हो गए हैं। इन सालों में दंग शनटोंग ने ज़ैंग यी के लिए बहुत सारे काम किए हैं और दंग फैमिली ने भी हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ज़ैंग यी का साथ दिया है। बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सिस्टम्स पूरी तरह से ज़ैंग यी के लिए ही काम कर रहे हैं। ज़ैंग यी ने थोड़ा सोचा और कहा, फिक्र मत करो, हम सब भाई हैं, मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। कभी आगे मौका मिला तो तुम्हें ज़रूर प्रायोरिटी पर आगे बढ़ाऊंगा। ज़ैंग यी कोई वैसे हवाई बातें नहीं कर रहा था। असल में म्यूटेंट्स को ट्रेन करना और स्ट्रॉन्ग बनाना कोई आसान काम नहीं होता, खास तौर पर जब कोई एप्सिलॉन लेवल पर पहुंच जाता है तो अपनी पावर को और ज़्यादा अपग्रेड करने के बस 2 ही तरीके बचते हैं। पहला तरीका ये है कि खुद अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल को खुद से एक्सप्लोर करे और बाहर निकाले। दूसरा तरीका ये है कि किसी दूसरे म्यूटेंट को किल करके उसका ओरिजिन या एसेंस प्लंडर किया जाए। ज़ैंग यी के पास तो एक ऐसा बग एक्सप्लॉइटिंग तरीका भी है जिसमें वो अर्थ सेंटिपीड्स को ब्रीड करके लगातार एसेंस हासिल करता रहता है, लेकिन अर्थ सेंटिपीड्स से मैक्सिमम सिर्फ 9999 पॉइंट्स तक ही लेवल अप किया जा सकता है। उनका एसेंस वाइट चैरियट लेवल के म्यूटेंट्स के लिए थोड़ा यूजफुल होता है, लेकिन ब्लैक चैरियट पर पहुंचने के बाद उसके जरिए मिलने वाला बूस्ट धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। अर्थ सेंटिपीड्स। ज़ैंग यी के दिमाग में अचानक एक बहुत ही अजीब और अनयूजुअल ख्याल आया। उसने फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, बल्कि डैंग शनटोंग से कहा कि वो पहले उसका पैर छोड़े। डैंग शनटोंग को जब ज़ैंग यी की तरफ से प्रॉमिस मिल गया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। चाहे कुछ भी हो, कम से कम अब उसे ज़ैंग यी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी थी। ज़ैंग यी ने बाकी सब लोगों से आगे कहा, 6 मेजर रीजन्स की म्यूटेंट जॉइंट आर्मी इस वक्त ज्यादातर सराउंडिंग अर्बन एरियाज में क्लीन अप ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर रही है। इंपीरियल पैलेस के आसपास का एरिया उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए वो ज्यादा पास नहीं आए, लेकिन यही तो वुलुआन एम्पायर का कोर एरिया है। मैंने स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज तो कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर यहाँ के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और उनका कल्चरल इनहेरिटेंस, खास तौर पर वो डेटा जो एंशिएंट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। तुम सब जाकर इन्हें अच्छे से सर्च करो। सभी लोगों को ज़ैंग यी की ऑर्डर मिलते ही वो तुरंत एक्शन में लग गए। लू करान ने फौरन अपने अंडर की एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म इंजीनियरिंग यूनिट को नए इंस्ट्रक्शंस दिए, जिससे कि वो सेंट्रल अर्बन एरिया के सभी बिल्डिंग्स को थॉरोली स्वीप कर सके। अंकल यू और फैटी एक्स दोनों काम पर चले गए, जबकि लू करान, जो कहर और यांग यांग सिंह वहां पर रुक गई। इस तरह के फिजिकल हार्डवर्क वाले काम ज़ैंग यी ने उनसे नहीं करवाए। ज़ैंग यी ने उन तीनों से कहा, मुझे अचानक एक बात याद आई है, मैं तुम सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तीनों ने ज़ैंग यी की तरफ देखा। लू करान उस वक्त वॉर विक्ट्री की एक्साइटमेंट में डूबी हुई थी और एकदम एंथुसियास्टिक टोन में बोली, भाई आपके पास अभी और कौन सा नया प्लान है? ज़ैंग यी ने अपना हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, ऐसा कोई खास प्लान नहीं है, बस मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया था, सोचा तुम लोगों का पर्सपेक्टिव सुन लो। वो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था, दोनों हाथों को क्रॉस करके कुछ देर तक सोचा और फिर बात शुरू की। अर्थ सेंटिपीड फार्म की वजह से हम अब बैच वाइज अपने लिए एसेंस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिससे सभी टैलेंटेड एबिलिटी यूजर्स जल्दी ग्रो कर रहे हैं।
लेकिन एप्सिलॉन लेवल तक पहुंचने के बाद अर्थ सेंटिपीड एसेंस का इफेक्ट बहुत वीक हो जाता है। लेकिन अर्थ सेंटिपीड्स भी आखिरकार एक ऐसी स्पेशल स्पीशीज हैं जो म्यूटेशन के बाद एबिलिटी एसेंस रखती हैं, जबकि इस दुनिया में एक ऐसी स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है जो बाय बर्थ एथर फ्रैगमेंट्स अपने साथ रखती है। वहां मौजूद तीनों लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट थीं। ज़ैंगी के बोलने के तरीके और उसके अजीब टोन से उन तीनों ने अंदाजा लगा लिया कि ज़ैंगी किस बारे में बात कर रहा है। ज़ोकहर ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। ज़ैंगी, तुम जिस स्पीशीज की बात कर रहे हो, क्या वो ह्यूमंस हैं? लू करान की आंखें बड़ी हो गईं। असल में उसे भी थोड़ा अंदाजा लग गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात को खुलकर बोल सके। इसीलिए वो बस शॉक होकर ज़ोकहर और यांग यांग सिंह की तरफ देखने लगी। यांग यांग सिंह बिल्कुल काम थी, जिससे लग रहा था कि वो पहले ही समझ गई थी कि ज़ैंगी का मतलब क्या है। लेकिन क्या ये सब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है? लू करान ने अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लिया और बेचारी सी नजर से ज़ैंगी को देखने लगी। भाई, आपका ये मतलब तो नहीं है कि आप अर्थ सेंटिपीड्स को ब्रीड करने वाले तरीके का यूज करके ह्यूमंस को ब्रीड करना चाहते हैं? जब ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या उन्हें मारकर उनका एबिलिटी एसेंस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? ये तो कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो जाएगा। ज़ैंगी ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने अभी तक इतना सब नहीं सोचा है। बस अचानक मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया था। गागाऊ के रूल्स आज के इस प्रेजेंट जनरेशन के ह्यूमंस के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन की तरह हैं। पैदा होने वाला हर एक ह्यूमन हाई डिमेंशनल वर्ल्ड से एथर के फ्रैगमेंट्स हासिल करता है। मुझे लगता है कि ये एक तरह का प्रोग्राम बग है। सिंह सिंह, तुम एक कंप्यूटर जीनियस हो। अगर हम प्रोग्रामिंग के एंगल से देखें तो तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगता है?